मगर जज ने असल दस्तावेज़ की फॉरेंसिक जांच का हुक्म दे दिया। सिकंदर पहली बार घबरा गया। चंद दिन बाद अदालत दोबारा लगी। फॉरेंसिक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि वसीयतनामे पर मौजूद दस्तखत जाली थे और दस्तावेज़ हाल ही में तैयार किए गए थे। पूरा कमरा अदालत हैरत से डूब गया। सिकंदर का चेहरा जर्द पड़ गया। करीम चचा आगे बढ़े और 25 साल पुराना एक ख़त पेश किया जो ईमान की दादी ने अपनी वफ़ात से पहले लिखा था। ख़त में दर्ज था, अगर मेरी पोती ईमान कभी वापस आए तो इसका हक़ ज़रूर देना। इससे बड़ा वारिस इस ख़ानदान में कोई नहीं। ये सुनते ही ईमान की आंखों में आंसू बहने लगे। दादा जान ने कांपते हुए कहा, आज मुझे लग रहा है कि मेरे ख़ानदान को इंसाफ मिल रहा है। अदालत ने इब्तदाई तौर पर ईमान को ख़ानदान की कानूनी वारिस करार दे दिया, जबकि सिकंदर के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी और जाली दस्तावेज़ बनवाने का मुकदमा दर्ज करवाया गया। अदालत से बाहर निकलते ही मीडिया ने ईमान को घेर लिया। आपको इतनी बड़ी जायदाद मिलने पर कैसा लग रहा है? ईमान ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, मेरे लिए जायदाद से ज़्यादा अहम मेरा ख़ानदान है जो मुझे वर्षों बाद मिला। ये अल्फाज सुनकर ज़ैन के चेहरे पर फ़ख्र भरी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन खुशियाँ ज़्यादा बरकरार रहने वाली नहीं थी। इसी रात दादा जान अचानक बेहोश हो गए। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद संजीदा आवाज़ में कहा, इनके दिल की हालत बहुत नाजुक है। अगर इन्हें शदीद सदमा पहुंचा तो जान को ख़तरा हो सकता है। ये खबर सुनकर ईमान के कदम लड़खड़ा गए। इधर पुलिस से बच निकलने में कामयाब सिकंदर एक खुफिया जगह पर बैठा था। इसने अपने आदमी से कहा, अदालत में हार गया हूँ, लेकिन जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अब मैं ईमान से वो चीज़ें छीनूंगा जो इसे सबसे ज़्यादा अजीज़ हैं। उसने मेज़ पर रखी ज़ैन की तस्वीर उठाई और ख़तरनाक मुस्कुराहट के साथ कहा, अब अगला निशाना ज़ैन होगा। अदालत में शिकस्त के बाद सिकंदर नफ़रत की आग में जल रहा था। उसने अपने आदमी को हुक्म दिया, ईमान को तकलीफ़ देनी है तो इससे इसकी सबसे बड़ी खुशी छीननी होगी। ज़ैन को अगवा कर लो। इसी शाम ज़ैन एक कारोबारी मीटिंग में वापस आ रहा था कि अचानक दो गाड़ियों ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया। नकाबपोश अफराद ने ज़ैन को ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालकर बेहोश करके एक नामालूम गोदाम में ले गए। चंद घंटों बाद ईमान की फ़ोन पर कॉल आई, अगर ज़ैन को ज़िंदा देखना चाहती हो तो आज रात अकेली पुराने कारखाने में आना, और पुलिस को खबर दी तो इसकी लाश मिलेगी। ईमान के हाथ कांपने लगे, मगर उसने किसी को कुछ न बताया। उसने ना सिर्फ दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे ज़ैन की हिफाजत फरमाना। आधी रात को ईमान अकेली पुराने कारखाने में पहुंची। अंदर हर तरफ अंधेरा था। ज़ैन कुर्सी से बंधा हुआ था और इसके चेहरे पर तशद्दुद के निशान वाज़ेह थे। सिकंदर कह के लगाकर बोला, आखिर तुम आ गई। मुझे मालूम था कि तुम अपनी मोहब्बत को बचाने ज़रूर आओगी। इसने पिस्टल ईमान की तरफ ताक दिया, या तो सारी जायदाद मेरे नाम कर दो या ज़ैन को हमेशा के लिए खो दो। ईमान ने बगैर एक लम्हा सोचे कहा, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, ज़ैन की जान छोड़ दो। ज़ैन चीख उठा, नहीं ईमान, इनकी बात मत मानना। इसी लम्हे अचानक गोली चल गई। ईमान ने ज़ैन के सामने आकर गोली अपने कंधे पर खा ली। वो ज़मीन पर गिर गई। ज़ैन की चीख पूरे कारखाने में गूंज उठी। गोली की आवाज़ सुनते ही पुलिस, हमज़ा और करीम चचा अंदर दाखिल हो गए। सिकंदर फरार होने लगा, मगर हमज़ा ने इसे पकड़ लिया। पुलिस ने इसे हथकड़ियाँ लगा दी। ईमान को फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर कई घंटों तक ऑपरेशन करते रहे। बाहर ज़ैन मुसलसल दुआ मांग रहा था। इसी दौरान हमज़ा ने सबको एक और चौंका देने वाला राज बताया। सिकंदर अकेला नहीं था, इसकी मदद ईमान के सौतेले वालिद भी कर रहे थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर बचपन में ईमान को उसके असल ख़ानदान से अलग किया था। ये सुनकर ईमान के दादा जान की आंखों में आंसू बहने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन मरीज़ा को मुकम्मल सेहतयाब होने में वक़्त लगेगा। ज़ैन सजदा शुक्र में गिर गया।
جب ایمان کو ہوش آیا تو زین نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، آج کے بعد نہ کوئی سازش ہمیں جدا کرے گی اور نہ ہی کوئی طاقت ہماری محبت کو ہرا سکے گی۔ ایمان مسکراتی رہی، مگر اس سے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا آخری امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ سکندر نے جیل جانے سے پہلے صرف ایک جملہ کہا تھا، میرا بیٹا تم سب سے بدلہ لے گا۔ سکندر کے گرفتار ہونے کے چند دن بعد سب کو لگا کہ اب زندگی معمول پر آ جائے گی، مگر ایک رات جیل میں سکندر سے ایک نوجوان ملا۔ وہ اس کا بیٹا احسن تھا۔ احسن نے باپ کی آنکھوں میں آنسو دے کر کہا، ابو آپ کا بدلہ ضرور لوں گا۔ سکندر نے نفرت بھرے لہجے میں جواب دیا، زین اور ایمان کو کبھی سکون سے جینے مت دینا۔ اسی لمحے احسن نے انتقام کی قسم کھا لی۔ چند ہفتوں بعد زین نے سب کے سامنے ایمان کو شادی کی انگوٹھی پہنائی۔ پورا گھر خوشیوں سے گونج اٹھا۔ فاطمہ بیگم نے ایمان کو گلے لگا کر کہا، آج میری بیٹی کی خوشیاں لوٹ آئی ہیں۔ دادا جان نے دعا دیتے ہوئے کہا، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ مگر دور کھڑا احسن یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے دل میں کہا، یہ خوشیاں زیادہ دیر تک نہیں رہیں گی۔ شادی کا دن آ گیا۔ ایمان سرخ جوڑے میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ زین بھی دولہے کے لباس میں مسکرا رہا تھا۔ نکاح شروع ہونے والا تھا کہ اچانک ہال کی بجلی بند ہو گئی۔ چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد فائرنگ کی آواز گونجی۔ مہمان چیخنے لگے۔ احسن اپنے آدمیوں کے ساتھ اندر داخل ہو چکا تھا۔ اس نے بندوقیں زین کی طرف تان لیں۔ آج تم دونوں کی خوشیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی لمحے حمزہ نے بہادری سے احسن پر جھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گولی چل گئی مگر کسی کو کچھ نہ ہوا۔ پولیس بھی فوراً موقع پر پہنچ گئی۔ مختصر مقابلے کے بعد احسن گرفتار ہو گیا۔ حال میں دوبارہ سکون لوٹ آیا۔ چند دن بعد زین اور ایمان کا نکاح سادگی سے دوبارہ منعقد ہوا۔ اس بار نہ کوئی دشمن تھا نہ کوئی سازش، صرف اپنوں کی دعائیں اور خوشیاں تھیں۔ نکاح کے بعد دادا جان نے ایمان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور کہا، بیٹی دولت انسان کو خوشی نہیں دیتی، اصل دولت محبت، سچائی اور اپنا خاندان ہوتا ہے۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے زین کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں نے زندگی میں بہت کچھ کھویا، مگر آخرکار اللہ نے مجھے اپنا خاندان، اپنی محبت اور اپنی پہچان سب کچھ واپس دے دیا۔ چند ماہ بعد زین اور ایمان نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ یتیم بچوں، بیواؤں اور غریب خاندانوں کی مدد کے لیے وقف کر دیا۔ فاطمہ بیگم نے کہا، یہی تم دونوں کی سب سے بڑی جیت ہے۔ حویلی میں ایک بار پھر ہنسی گونجنے لگی۔ جو وعدے کبھی ٹوٹ گئے تھے وہ محبت، قربانی اور سچائی سے دوبارہ جڑ گئے۔